आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 अगस्त का दिन, यौम आज़ादी आपको मुबारक हो। आज हमारा 79वां 79 हमारा यौम आज़ादी पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी का जो दिन है ये मनाना हमें ज़रूरी, लेकिन हम उन गुमनाम शहीदों को नहीं भूल सकते, उन गुमनाम गाजियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी जान का नजराना दे के हमें आज़ादी की ये नेमत दी, आज़ादी का ये चिराग रोशन किया। लाखों लोग जो हिजरत के वक्त उधर से चले लेकिन उनको अपने घर की अपनी मंजिल नसीब नहीं हुई। तो हमें जब भी यौम आज़ादी आता तो हमें उन गुमनाम शहीदों को, उन गाजियों को, उन शहीदों को, उन औरतों को, उन बेटियों को याद करना चाहिए जो आज़ादी की इस कोशिश में, आज़ादी के इस इनकलाब में बह गई। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको, उनका जो खून रहेगा ना जाए और ये वतन अजीज़ हर दिन के साथ बढ़ता चढ़ता फलता फूलता नजर आए। तो आज मैंने ना जब भी कोई यौम आज़ादी का दिन आता है तो हमारा ना एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है कि हमारा मुल्क इतने साल से माशाल्लाह चले जारी और सारी, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो इसके लिए ना हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला एक फितरी सलाहियत देता है कि वो मुस्तकबिल के पर्दे के उस पार झांकने की सलाहियत रखते हैं। वो मुख्तलिफ अलूम का सारा, उनके अंदर खोज, उनके अंदर तजस्सुस, उनके अंदर जो जुस्तजू है ना, वो उनको मुख्तलिफ अलूम की तरफ लेके जाती है और फिर मुख्तलिफ अलूम के बाद उनके अंदर वो महारत पैदा होती है कि वो आने वाले वक्त के पर्दे के उस पार देखने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत मेरे पास, जो मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, दाऊद एंड दाऊद जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी है, नंबरोलॉजिस्ट भी हैं और टैरो कार्ड के हवाले से उनकी महारत है और आप मुख्तलिफ टीवी चैनल पर उनको देखते रहते हैं। तो आज मैंने उन आने वाले वक्त के हवाले से, पाकिस्तान का जो आने वाले दिन, हमारी जो नौजवान नस्ल किस प्रोसेस से गुजरेगी, हमारा ये वतन अजीज जब मक्का जो अभी वादा हुआ उसके बाद एक नई जोन में, एक नए दौर में दाखिल हो गया, इन सारे सवालों के जवाब हम दाऊद एंड दाऊद जी से लेंगे। और मैं शुक्रिया भी उनका अदा करूँगा, जब भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मुल्तमस होते हैं बल्कि, तो आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी यौम आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। और बिलाशुबा आपने जो अंदाज शोहदा का अपनाया, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा इकबाल के शाहीनों को भी, और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सर सैयद अहमद ख़ान और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये इकबाल का शाहीन हो या पाकिस्तान हो, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। और ये जो मट्टी है ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, कोई शक बटी साहब, इसमें लोगों ने कुछ मायूसी फैलाई हुई है और मैं समझता हूँ कि ये मायूसी जो है वो अक़वाम को आगे नहीं लेकर जाती, बल्कि ये हमारे लिए जो है एक तरक्की की मनाज़िल को तय करने का रास्ता होती है। जिस तरह पाकिस्तान ने मौजूदा वक्त में अक़वाम आलम की सरबराही की, और बिल्कुल लुधियानवी साहब का वो कौल कि पाकिस्तान के फ़ैसलों में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे, और हमने देखा कि वाशिंगटन की जो घंटियाँ खड़की थी, और हमने देखा कि बिल्कुल इंडिया जो इस वक्त भीगी बिल्ली की तरह छुपा बैठा है, ये आज 14 अगस्त जो 7 का अदद आप जानते हैं, 7 दुनिया में तरक्की की मनासिल 7 और 313 313 की याद दिलाता है। और मैं उस वक्त की इब्तदा की बात करूंगा, जंगे बदर की बात हो, और बिल्कुल, और जंगे हनैन हो, जंगे बदर हो, और बिल्कुल इस्लाम का वो किला जो कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला वो मुल्क आज दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये बता रहा है। और बिल्कुल मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी अफवाज पाकिस्तान को और आसिम मुनीर साहब को कि बिल्कुल उन्होंने साबित किया कि ये कौम जो है ये जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि शहादत के लिए पैदा हुई है, और शहादत है मकसूद मोमन। और बिल्कुल हमारे शोहदा ने 1947 में जो शहादत हासिल की और शहादत के बाद इस मट्टी को आज़ादी का तोहफा दिया, वो आज हमारे लिए सर आंखों पे ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हमेशा पाइंदाबाद। बिल्कुल जनाब, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपने 14 अगस्त के दिन वो कायदे आज़म का काम और आज भी आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा लगा के। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ होता है, तो आप इसको सितारों की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी में और मुख्तलिफ हमारे रूहानी इल्म में कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान आजकल किस मरहले में दाखिल हो गया? बहुत अहम सवाल। पाकिस्तान आजकल किस मरहले में दाखिल हो चुका है? मैं एक सफ़र का आगाज़ होता है, मैंने जैसे आगाज़ किया था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, एक सफ़र था, कायद के सफ़र का आगाज़ था और ये सफ़र चलता रहा है।
अक़वाम इतनी जल्दी तरक्की की तरफ नहीं जाती जितना लोग समझते हैं। हमने बतदरीज तरक्कियों की मनाजिल तय की है। आप अपनी तरक्की को देखना चाहते हैं तो अपने एटॉमिक को देखें, तरक्की को देखना चाहते हैं तो अब्दुल सलाम को देखें, तरक्की को देखना चाहते हैं तो इकबाल को देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर को देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि हमने साबित किया है कि हम वो कौम है जो कि इस वक्त आपने करंट सिचुएशन में देखा कि पाकिस्तान का मुआहदा तुर्की और सऊदी अरब और दो रियासतें मार्ज़ वजूद में आई थी, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान, जो कि एक फ़लसफ़े की बुनियाद पे थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मजहबी बुनियाद पे, और पाकिस्तान ने ये साबित किया। करंट पाकिस्तान की हम सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल आइडियोलॉजी जो है वो हमारी बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो मैं टैरो कार्ड की एनर्जी से करंट सिचुएशन देखूंगा किस सूरत हाल में हम यहाँ पे खड़े हैं। तो 3 कार्ड निकालूंगा नाजरीन। यहाँ पे हम टैरो कार्ड भी, एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, आने वाले वक्त की प्रिडिक्शंस, हम किस सिमत जा रहे हैं, हमें फैसला क्या करना है, हमें क्या डिसाइड करना है, बिल्कुल जमहूरियत को लेकर चलना है या किसको बाहर आना है, किसको पाकिस्तान में रहना है, ये सारा कुछ आज के प्रोग्राम में होने जा रहा है। तो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान की क्या हालात होंगे, तो मैं 3 कार्ड की एनर्जी निकालूंगा कि पाकिस्तान की करंट सूरत हाल क्या है। तो जनाब मैं 3 कार्ड भट्टी साहब निकाल सकता हूँ। कुछ एनर्जी को आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, और एनर्जी के ऊपर आपकी भी कुछ दस्तरस तो है। दी स्टार की एनर्जी, जब दी स्टार होता है तो आप एक स्टार हैं, आपका मुल्क एक स्टार है। बिल्कुल आप यहां कहीं भी देखेंगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहेगा। सेकंड कार्ड की पोजीशन में बिल्कुल यहां पे ट्रंप जब बात करता है पाकिस्तान के बारे में कि जनरल आसिम मुनीर, और बिल्कुल मैं यहां पे किसी सियासी जमात को प्रेजेंट करने नहीं आया, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जहां जिसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्ट 78 कार्ड। पहले तो याद रखिए कि टैरो कार्ड होते क्या हैं। टैरो कार्ड उस एनर्जी का नाम है जो रीड करती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सारी निकलती है। यूनिवर्सल को रीड करना, किसी इंसान को रीड करना, किसी मुल्क को रीड करना, किसी की सोच को रीड करना, किसी के कामों को देखना, ये सब कुछ इसी एनर्जी से देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कार्ड की एनर्जी में पाकिस्तान की पावर्स को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे पा रहा हूँ। और थर्ड कार्ड में बिल्कुल किंग ऑफ कप, तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। बहुत सी गलतियां की हमने, मैं ये नहीं कहता गलतियां नहीं की, और गलतियों से सबक सीखना चाहिए, लेकिन आप आज भी उस जगह पे मौजूद हैं कि अभी भी ये जो हमारे वो कहते हैं ना डुले बेरा था कुछ नहीं बिगड़िया, तो आज भी हम संभाल सकते हैं, आज भी हम उस पोजीशन पर हैं कि हमारी इज्जत और वकार। और याद रखिए जो हमने लास्ट जंग लड़ी इंडिया के साथ और उनके घर में घुस के मारा, ये जो घुस के मारा है ना, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ चुका है। आप समझें या ना समझें, आपके अगर सियासी इंतशार खत्म हो जाए, और बिल्कुल मैं हमेशा एक बात याद करते हमेशा ये कहता हूं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये जो फर्द है यहाँ पे इस कौम में, जो चाहे ये जेल में हो चाहे बाहर हो, है तो कौमियत पाकिस्तानियत। तो यहाँ जब ये इत्तेहाद यगानगत होगी और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो इकबाल का वो शहीन जब जिंदा होगा तो फिर वो देखा जाएगा कि हालात किस तरह है। तो मैं यहाँ पे आपकी वो सवाल 1947 से लेके अब तक हमने बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया। जो हमने पाया वहां पे इस वक्त तो हम मजबूत पोजीशन पर बैठे हुए हैं। करंट पोजीशन में हम मजबूत पोजीशन, तीनों कार्ड मैंने टैरो कार्ड की एनर्जी निकाल के आपको दिखा दी। तीनों कार्ड में दी स्टार है, और फिर ये जो कार्ड है ये बड़े फैसलों का है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तरक्की का एक नया आगाज हो चुका, एक नया दौर शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान का ये दौर पाकिस्तान के लिए आगे तरक्की की नई मनाजिल को तय करेगा। दाऊद जी, आपकी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी, ये जो आने वाला साल है इसको जब हम देखते हैं तो मजमूई तौर पे इसमें इस्तेहकाम है, तरक्की है, मुश्किलात है। जो आने वाला हमारा साल है हमारे देखने वाले को ज़रूर अपनी रोशनी से महसूस करें, ये कैसा है? देखिए जी, 2026 तो आपने देख लिया, 1 की अदद की एनर्जी है, 1 शमसी पावर्स का, और 2027 को हम जो है वो 2 के अदद से प्रेजेंट करते हैं, और आप माशाल्लाह न्यूमरोलॉजी के उस्ताद में हैं। अब 2 क्रिएटिविटी है, तख्लीक है, और यहाँ पे
ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی سے 2027 کی انرجی کو لے کر چلتے ہیں تو 3 کارڈ پاکستان کے لیے، کیونکہ بات تو پاکستان کی ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے 2027 کس طرف جائے گا، کس طرح کی باتیں آئیں گی. تو پاکستان کے 2027 کا آغاز تو اچھا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، آغاز اچھا ہوگا، بٹ یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے جو چل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ. اچھا وہاں پہ یہ جو انڈر گراؤنڈ باتیں کون سی جا رہی ہیں بھٹی صاحب، اس کو بھی ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں چل رہی ہیں. یہ باتیں یہی کہ ہمیں تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کوئی ہوائی تیر تو نہیں ماروں گا، میں تو اپنی انرجی کے اوپر بات کروں گا. ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا ہے جو انڈر گراؤنڈ باتیں چل رہی ہیں. 2027 کی بات ہو رہی ہے اور یہ فیب سے کام شروع ہوگا. اچھا تھرڈ کارڈ میں یہاں پہ ڈسہارٹ ہو سکتے ہیں، وہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اب یہ جو چیزیں جو کنفیوژن چلے گی 2027 میں، آپ بالکل کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی جمہوریت اور اس کی اقتصادی پاور سے ہوتا ہے، آپ کے عوام کے اتحاد یگانگت سے ہوتا ہے. اب یہ جو آپ ڈسہارٹ ہیں، کس بات پہ ڈسہارٹ ہیں؟ دیکھیں جی، اب ارباب اختیار کو اس بات کی سمجھ لگ چکی ہوگی کہ ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو وہ جو ڈسارٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہوں گی، کون سی چیز ہے جو ان کو ڈسارٹ کرے گی؟ تو 3 کارڈ کی انرجی بھٹی صاحب آپ کے پروگرام کی حساب سے میں نکالوں گا. یہاں پہ ایک بات کمیونیکیشن کا زبردست ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کی بات چیت، نیگوشیشن، بات چیت، بیٹھنا، بات چیت کرنا بالکل بہت ضروری ہوگا. سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں یہ بات چیت چیزیں چینج کر سکتی ہے، انرجی ٹرانسفر. میں یہاں پہ اگر آپ نیمرولوجی کو سمجھتے ہیں، 2 بات ہی کہتا ہے کہ بات سمجھے، سنیں، کسی کے پاس بیٹھیں، اس کی دل کی سنیں، وہ کیا چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ہے، اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کرنا ہے. یہ کوئی سیاست کی بندر بانٹ نہیں، یہ کرسی کی بندر بانٹ نہیں. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو دینا کیا ہے؟ آنے والی نسل کیا ایجوکیشن تو ہم دے رہے ہیں، کیا ہم ان کو چوری چکاری اور صرف ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کا درس دے رہے ہیں، یا ہم اقبال کا شاہین پیدا کر کے پاکستان کے مستقبل کی بنیاد صحیح راہوں پہ رکھ رہے ہیں؟ تو سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں وہ ڈیتھ کی انرجی ہے، وہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. کیا یہ پاکستان کے حق میں ہوگی یا بہتر ہوگی؟ یہ کیا ہوگا کہ وہی تو میں کا چکر چلے گا؟ کیا ہوگا؟ تو تھرڈ کارڈ کی انرجی میں یہاں پہ بھی پاکستان کے لیے شاید وہ فیصلے یہ ابھی نہ کر سکیں جو کہ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے اگر کوئی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو یا سن رہا ہو، یا جن کی آواز ایوان کے اقتداروں تک جائے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں اگر پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو جو مشاورت کرنا پڑے گی، سیاسی جماعتوں کو بٹھانا پڑے گا، بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور یہ پاکستان کے حق کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے. بڑی پیاری بات کی داؤد جی. آج کل بڑی افواہوں کا بازار گرم ہے، بلکہ افواہوں کی باز گشت چاروں طرف سنائی دی جا رہی ہے. تو اگلے چند مہینوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ کسی بڑی تبدیلی کی طرف حالات جا رہے ہیں یا نہیں؟ تبدیلی ہوگی کہ نہیں، تو میں نے یہاں پہ کہوں گا کہ تبدیلی اچانک سے جو ہوگی، جو تبدیلی جس طرف جا رہی ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیول بیٹھا ہوا ہے. طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو اس تبدیلی کو عوام کے ذریعے لے کر آئیں. عوام کس مرض کی دعا ہے؟ آپ اوپر بیٹھ کے اقتدار میں فیصلے کچھ بھی کر لیں، عوام کو پھر آپ ختم کر دیں، تو پھر آپ نے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ووٹ کی طاقت کسے کہیں گے؟ پھر جمہوریت کی طاقت کسے کہیں گے؟ آپ تبدیلی کر لیں، عواموں میں بات ہو جائے، اس بات کی بات ہو جائے کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو عوام کس فیصلے میں کہاں موجود ہے؟ اس بات کو یہ ڈیول اسی بات کی طرف لے کر جاتا ہے. تو عوام ہی نہیں خوش ہوں گے. جب عوام کے فیصلوں میں جو ہے اقتدار کے فیصلے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیسے اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھا کر کے اس ملک کی ترقی کی راہوں پہ اس کو گامزن کریں گے؟ یہ ایک غریب عوام کی آواز ہے، یہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ میری آواز ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلے کی طاقت ہمیں ملی ہوئی ہے. ہمیں جمہوریت پاک جمہوریہ پاکستان، یہ جمہوریت کس لفظ کا نام ہے؟ تو یہ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، میرے دادا اس پاکستان کے بننے میں شہید ہوئے. تو شہادت جنہوں نے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو یہ شہادت ہم نے دی. اور پاکستان کے فیصلے عوام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو یہ ہے ڈیول. اگر یہ ڈیول ہے، اگر اس کو نہیں صحیح کیا گیا تو پھر ہم اسی طرح
1947 का सफर 14 अगस्त के बाद भी हमने आज यह फैसला करना है कि फैसले एक बंदा करे। क्यों करे? अवाम कहां बैठा हुआ है? अवाम को क्या हक है? अवाम की बात सुनने वाला कोई तो होगा ना। तो ये फैसला करना चाहिए इस कौम को, इस प्रोग्राम की वसातत से। तो ये डेवल क्या है, मैं इसकी तरफ भी बात करूंगा, क्योंकि जो एनर्जी मेरे सामने आती है मैं उस एनर्जी के ऊपर बात करता हूं। तो ये डेवल क्या है? ये डेवल ये है कि आपको यहां पे जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई, अपने अपने ह्यूदो क्यूद में रह के अपने फराइज की सर अंजाम दही करे। हर अदारा हमारी सर आंखों पे, हम हर अदारे को, क्योंकि ये जो अदारों की पावर्स है ये अवाम की पावर्स है। और अवाम क्या चाहती है? अवाम चाहती है कि हर अदारा मजबूत हो और अपने फराइज की अंजाम दही पे भरपूर किरदार अदा करे। ये है जिम्मेदारियां, हम पे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ इसराइल बैठा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका हमारी आंखों में आंखें डाल के बैठा। बिलाशुबा वो हाथ में हाथ डाल के हमें सलाम गले तो लगा रहा है, लेकिन याद रखिए कि इंडिया को जो हमने नाको चने चबवाए हैं वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। आप खामोशी से नहीं सो सकते, आपको अपने हर शोबे को मजबूत करना है। और सेकंड कार्ड यहाँ पे मैं खास आता था एनर्जी के ऊपर बात करूंगा। मुझे तशरीहात इसलिए भी करनी है क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी भी हूँ, एज ए अवाम भी हूँ। आपके दादा शहीद हैं? मैं बिल्कुल एज ए अवाम भी हूँ। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड बिल्कुल यहाँ पे मुआशी तौर पे पाकिस्तान एक कमजोर हैसियत का मालिक है। अवानों में आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, बड़े बड़े अखराजात कर लें, तो अवाम को क्या दे रहे हैं? ये अवाम बैठी मोहताज है। तेल की प्राइसेस आपने कहाँ जमीन से लेकर आसमान तक कर दी, अवाम को क्या दिया? अवाम इस वक्त मोहताज है, पैसे की मोहताज है। देखें, ये देख रहे हैं आप अवाम किस तरह गुर्बत और पैसे की चक्की में पिस रही है। ये पाकिस्तान आज का दिन 14 अगस्त का दिन हमें अपने ऊपर खासकर इस बात को क्वेश्चन मार्क देकर जा रहा है कि हमने अपने आने वाली नस्लों को क्या देना है? जमहूरियत देनी है या लड़ाई झगड़ा देना है, या फिर हमने सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देना है? और क्या ये कर पाएंगे? ये सारा कुछ एक ही कार्ड से बिल्कुल ये होगा। और मैं यहां पे दाद दूंगा मोहसिन नकवी साहब के इस फैसले को। बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि हमने गलतियां की और हम गलतियां करते आ रहे हैं और हमें इसको सुधारना चाहिए। अब वो कौन सा मर्द मोमन निकलेगा जो कहेगा कि मैं सुधारूंगा, मैं ठीक करूंगा, और अवाम उसके इंतजार में बैठी होगी कि ये अवाम जो कि उस मर्द मोमन के इंतजार में थी, वो कौन सा मसीहा निकलेगा? क्या वो जेल की सलाखों में बंद रहेगा या इन्हीं में से हमारा शहबाज निकलेगा जो कि बताएगा कि हम सब इकट्ठे हैं? ये सब एक एक कौम का नाम था, चाहे शहबाज हो, चाहे इमरान हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, चाहे आसम मुनीर हो। ये सब हमारी एक अवाम है, हमारी एक इक़्तिदार है, एक यगानगत है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा हो के रहेगा और होना है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क जो है वो हकीकत पे मबनी वो मुल्क है। उसने एक बात याद रखिएगा, मैं फिर आपके प्रोग्राम की विसात से कहूंगा, मुझे क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन जो है वो मुझे वो पुरजोश कर रहा है। और उनकी कुर्बानियों से आपने जब आगाज किया कि शोहदा की कुर्बानियां, और शहीद का खून बोलता है, और बिल्कुल यहां पे शहीद का खून बोलता है कि ये कौम इस दुनिया की सरबराही के ऊपर और इमामत का सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, इमामत का, ये इमामत का ये दर्स जो है वो पाकिस्तान से मिलेगा। और ये सब कुछ होकर रहेगा। एक बड़ी उम्मीद, एक पॉजिटिव उम्मीद। और बिल्कुल पाकिस्तान का एक ही कार्ड में निकालता जाऊं, पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर रहेगा। दुश्मन देखेंगे लेकिन दुश्मन की चलेगी नहीं। आप भी याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा, और मुझे भी आपने बड़े खूबसूरत नाम लिए हैं। तो उस पर मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत है और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, अब आपके टैरो कार्ड दस्तारों की रोशनी में इनकी क्या हैसियत नजर आती है? मजबूत हैं, कमजोर हैं, या और तरक्की पकड़ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फैसले, अगर आपने जज्बात से सारा कुछ करना है तो फैसले कैसे होंगे? तो पाकिस्तान में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत चल रही है, बार बार शहबाज साहब का नाम लिया इसलिए तो जनाब यहाँ क्या हालात है? तो प्रॉब्लम तो है। ये आप चीटिंग का कार्ड है, प्रॉब्लम तो है। ये प्रॉब्लम किस तरह की है जी? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर संभालेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो चल रही है, क्या चीटिंग हो रही है ना, कुछ चीजें दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। ये क्या है जनाब प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम निजाम चेंज हो सकता है, सिस्टम चेंज हो सकता है, और ये जो चेंज होगा ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डायरेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। और क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये एक सवाल है जो हो सकता है। तो ये क्या ये चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है।
हम कभी भी बात नहीं करते, फार्म की बात नहीं करते, 45 की नहीं बात करते, 46 की नहीं करते, 47 की नहीं करते, लेकिन अवाम कहती है कि प्योरिफिकेशन होनी चाहिए, सिस्टम को सबके सामने रखा जाए। हमने 1947 से आज के दिन में तजदीद अहद करें कि हमने गलतियां क्या की और हमसे गलतियां क्या हुई। काश सब अपनी गलतियों को माने, काश पाकिस्तान को सामने रख के फैसले करें और हमने क्या गलतियां की और अब हम कौन सी गलतियां ना करके पाकिस्तान को दवाम बख्श सकते हैं। ये सब कुछ फैसले होने चाहिए और ये ठीक होगा। बड़ी प्यारी बात आपने की। दाऊद जी, आपकी जो टैरो कार्डन की रोशनी में मैं पूछना चाहूँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है और अपोजिशन की जो आपस में थोड़ी बहुत चपचिल चल रही है, ये आने वाले दिनों में बढ़ती नज़र आ रही है, जिनमें कोई मफाबत का रास्ता नज़र आ रहा है? देखें जी, यहाँ पे एनर्जी कुछ मैंने निकाल ली है। अब ये बड़ा सवाल है और बिल्कुल नाजरीन ऐसा सवाल जो कि एस्ट्रोलॉजी से भी देखना है, न्यूमरोलॉजी से भी देखना है, तो और अपनी हुकूमती जमातें ज़ाती बसीरत से, ज़ाती बसीरत, बिल्कुल मैं यहाँ पे ज़ाती बसीरत इसलिए कहूँगा कि मैं जब आवाम को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, इस मुल्क के उन नौजवानों को देखता हूँ जो डिग्रियाँ पकड़ के जो है इस बात के इंतज़ार में होता है कि हमें शायद कल जॉब मिल जाए, आज मिल जाए और घर का जब चूल्हा ना जले। और जब मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल में जो है किसी गरीब की बेटी या गरीब की माँ को दवाई ना मिले तो मेरा खून खोलता है। मैं आवाम के तौर पर भी वो बात करने के लिए मजबूर होता हूँ कि ये प्लेटफार्म अगर मुझे मिला है तो मैं अपने वहां पे उस बात को वलसरिन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक, हक बात, अमर बिल मारूफ नहीं वल मुनकर के ऊपर बात करनी चाहिए। एनर्जी तो है ही है। तो जनाब आपका बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल कि जी जमातें, खासकर दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका आपस में जोड़ क्या होगा? तो 3 कार्ड जनाब यहाँ पे हम निकालेंगे और यहाँ पे ये है कि इनका जोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत है, मफाहमत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सेकंड एनर्जी में अचानक कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी होगा ना उसमें रिजल्ट जो है ना खुशियों वाला होगा, कामयाबी वाला होगा। ये जो कुछ भी होगा इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें बिल्कुल जनाब बैठना पड़ेगा इनको, एक सीट पे एक जगह पे बैठना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल पॉजिटिव। तो इस एनर्जी में शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल किरदार बहुत ज़बरदस्त होगा और हमारी खासकर यहाँ पे सियासी जमातों का किरदार जो है वो मजबूत नजर आता है। क्या आने वाले दिनों में कोई नया सियासी इत्तेहाद, कोई नया चेहरा सामने नजर आने के चांसेस हैं? कोई नया चेहरा, बिल्कुल ऐसा चांस हो सकता है कि कोई इम्पोर्ट हो जाए, किसी भी तरीके की इम्पोर्ट का एक ऐसा हो सकता है कि नया चेहरा बिठा दिया जाए ताकि पुरानों से जो दिल भर गया आवाम का, उस भरे हुए दिल के साथ जो है। तो जी पिछले 79 सालों में हमने बहुत सारा खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन इसमें ना अभी तक जो एक चीज़ हमारे बस से बाहर है, जो हमें हर गुजरते दिन के साथ अज़ियत और तकलीफ देती है, वो है मईशत। तो क्या मईशत के हवाले से कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है हमें? देखिए जी, मईशत का जो मामला है करंट, अगर देखें जी पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये जो पैसा है ये अच्छा खासा आएगा बिल्कुल। और लेकिन थर्ड कार्ड में वो पैसा बंदर बांट में जाएगा, बंदर बांट में जाएगा, ठीक है। वो जो लीकेज है वो अभी भी जारी है, वो अभी भी जारी है। ये क्यों है? थर्ड का एनर्जी में देखें कि पैसा आता भी है, मौजूद भी होता है, और ये क्यों लीकेज में जाता है, ये एक बहुत एक अलमिया है। ये कि अवाम तक नहीं आएगा। अवाम तक क्यों नहीं जाता? अवाम तक क्यों नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, ये नहीं आता। अब आपका सवाल कि क्यों नहीं जाता, तो अवाम तक क्यों नहीं, बिल्कुल जनाब अवाम तक इसलिए नहीं जाता कि उसका प्योरिफिकेशन नहीं है, जस्टिस नहीं है, कानून नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर कानून की प्रॉपर बालादस्ती हो, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, तो ये अवाम तक आएगा। तो बिल्कुल कानून, रसूल का जो कौल है कि कानून जो है वो गरीब के लिए बना, अमीर के लिए तो बना ही नहीं। वो तो कानून को फाड़ के निकल जाएगा और गरीब छोटी मछलियां फंस जाएंगी। तो उसकी प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। और जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा किसी भी कौम की ताकत का राज उसकी अदलिया होती है। अगर अदलिया अपने फैसलों में मुस्बत नहीं होगी और अशराफिया के फैसलों पे चलेगी, तो फिर हम इसी तरह स्टूडियो में बैठ के लंबे लंबे दावे करेंगे कि पाकिस्तान आने वाले वक्त की जो है वो अमामत करेगा। अमामत उन्होंने करनी है जिनके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है।
इमामत वो Justice. करते हैं, जस्टिस की बात होती है। जिस मुल्क का कानून नहीं चलेगा, उस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, उस मुल्क की तरक्की किसी सूरत भी नहीं हो सकती। और मैं यहाँ पे इन सवालों में देखूंगा कि क्या कानून की पासदारी होगी, तो एक ही कार्ड निकालते हैं, तो कानून ही की पासदारी नहीं होगी तो आप जितने मर्जी दावे करते जाएं, जितने मर्जी आप मफरूजात, जितने मर्जी प्लेटफॉर्म कर लें, जब तक कानून नहीं कायम होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कानून की पासदारी हम देख रहे हैं कि जब कानून रास्ता देगा, जब कानून लोगों को वो मार्जिन देगा, तो फिर इंसाफ नहीं होगा, फिर बंदर बांट ही होगी। राउत जी, जो महंगाई और बेरोजगारी का अज़दा है, शीशनाक है, जो हर गुजरते दिन के साथ गरीब अवाम को निगले जा रहा है। महंगाई का जो अवाम कश, अवाम को कुचलने वाला सिस्टम है, ये हर गुजरते दिन के साथ गरीबों को उसमें कुचली जा रहा है। क्या इसमें कुछ कमी के इम्कान नजर आते हैं? अच्छा जी, अवाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अवाम को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। अवाम कितना अरसा बर्दाश्त करेगी? तो मैं समझता हूं कि अवाम जब तक अपनी बात को सामने नहीं लाएगी, तब तक वो कहते हैं ना कि जी अगर आप चाहते हैं कि खुशहाल हो जाएं, तो फिर आपको उस सफ़र का प्रॉपर आगाज़ भी करना चाहिए। यहाँ पे अवाम के कार्ड की मैंने बात की है, तो अरबाब इख्तियार को फ़ैसला करना पड़ेगा, निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, और स्ट्रेट फारवर्ड अवाम को भी होना पड़ेगा। अपने अवाम की राय को वैल्यू देनी पड़ेगी और अवाम को अपने हकूक़ की पासदारी के लिए उठना पड़ेगा। उठना ये नहीं कि आप सड़कें ब्लॉक कर दें, उठना ये नहीं कि आप रास्ते ब्लॉक कर दें, उठना ये है कि रियलिटी के ऊपर काम होना चाहिए। अपनी आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पे अपनानी चाहिए। आजकल दौर, पहले होता था कि आप सिर्फ टीवी की आवाज़, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब बंदा एक छोटा सा मोबाइल, आपकी आवाज़, अवाम अपनी यगानगत और इत्तेहाद के साथ अपनी आवाज़ इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचा सकती है कि अगर गरीब ने ही मरना है तो अमीर को भी साथ मरना पड़ेगा। क्या आने वाले दिनों में कोई मुआशी इनकलाब या कोई मुआशी रिलीफ या कोई मुआशी आसानी या महंगाई में कमी के कोई असबाब नजर आते हैं? देखें, मैंने ये आपके सारे सवालों के 5 कार्ड की एनर्जी निकाली है भट्टी साहब। इस बात की क्लैरिटी है, ये जो कार्ड है सॉर्ड है, इस बात की क्लैरिटी है। अगर आपने मुआशी इस्तेहकाम करना है, ये मुआशियत का कार्ड है, अवाम को रिलीफ देना है, तो आपको इसके ऊपर जो है भरपूर फैसले लेना पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं फैसले, फिर जस्टिस आ गया, फिर इंसाफ आ गया, फिर कानून आ गया। अगर आप उन फैसलों पे अमल नहीं करते, तो फिर अपने आइन की पासदारी जो कौम नहीं करती, तो फिर उसके लिए फिर अभी भी वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि शायद फिर कोई मसीहा आए और फिर पाकिस्तान जिस तरह अभी मक्का का मुआहदा हुआ है, जो उससे पहले और भी मुआहदे हुए हैं, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की इनके जो आपस में मुआहदा चल रहा है और बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, तो क्या आलमी सतह पे पाकिस्तान को अपना बड़ा रोल अदा करता नजर आ रहा है? कि पाकिस्तान को किसी दरवेश ने का खूब कहा था, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है, ये तो तय है, लेकिन ये जो झटके लगते हैं, अचकोले लगते हैं, दरमियान में आके ब्रेक लग जाती है, तो ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के वाले से हमारे बरादर मुल्क है, इनके साथ जो एक इत्तेहाद और जो मुआहदा हुआ है, क्या आलमी सतह पर भी इसकी बाज़गश्त से कोई असरात नजर आएंगे? देखिए जी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है अक़वाम आलम में। इस तरह के शायद आपको तारीख में, ऐसे तारीख के दोराहों में ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली जो कि आपको अब देखने को मिली। ये एक बड़ा काम अब देखने को मिलेगी भी और मिली भी। यहाँ पे ये जो काम हुआ एक बहुत बड़ा काम है। इस काम से हुआ क्या है? इस काम से इस्लाम की ताकत बढ़ी है। इस काम से जो पाकिस्तान का एटॉमिक 7वीं एटॉमिक पावर जो पाकिस्तान थी, इसने एक वो सहारा दिया अक़वाम को, आलम इस्लाम को। और बिल्कुल यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इस मुआहदे के अभी चीज़ें हिडन है, अभी हिडन है। अभी और भी लोगों ने आना है इस मुआहदे में। अभी 3 ममालिक नहीं, आप देखिएगा आने वाले वक्त में और ममालिक भी इसमें ऐड होंगे। और ये बात दुश्मन को चुभ रही है, 3 ममालिक को चुभ रही है। या मैं फिर बात करूंगा, 3 ममालिक इस मुआहदे के खिलाफ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 3 ममालिक में बात भी बता देता हूं। पहला इंडिया, दूसरा इसराइल, तीसरा अमेरिका। अमेरिका की चिदराहट खत्म हो जाएगी ना। मैं कहता हूं कि ये काम जो बड़े अरसा पहले जो भुट्टो ने फैसला किया था, जो शाह फहद ने किया था, शाह फैसल ने किया था, बिल्कुल वो फैसला शायद उस वक्त ना हो सका, शायद आज हमें वो देखने को मिला।
لیکن وہ لیڈروں کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ اللہ کرے یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اقوام عالم کے لیے کیا یہ دے کے کیا جائے گا؟ تو ایک ہی کارڈ سے نکالتے جاتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا تو روحانی سکون ہے. ہمارا کعبہ اس کی حفاظت، ہمارا مدینہ اس کی حفاظت، ہماری جان اس کی حفاظت بالکل. اور افواج پاکستان کے اوپر جب بھی کبھی وقت آیا انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو فوج ہے یہ پاکستان، یہ وہ فوج ہے یہ پاکستان کے علاوہ مدینے کی ریاست کی نگہبان ہے. بلکہ ناظرین یہ سچ ہے کہ 24 کروڑ مسلمان جو پاکستان کے ہیں، 1 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کے بڑے بوڑھے آدمی تک اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ آقا کریم کی حرمت اور مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں تو سارے کے سارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلے جائیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا 1.5 ارب جو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ جو چراغ، وہ جو روشنی ہر کے سینے میں آقا کریم کی حرمت کی، محبت کی، پیار کی جل رہی ہے، اس کے لیے ہر مسلمان ہمہ وقت آقا کریم کی حرمت مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے تیار ہے. اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں. پوری قرآن پہ اگر عشق رسول کے حوالے سے کسی کو دیکھا جائے تو جو متوالے، جو دیوانے، جو نذرانے، جو فرزانے پاکستان میں ہیں، جو آقا کبھی ہمیں غازی علم دین نظر آتا ہے، کبھی ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا مسلمان اٹھتا ہے جو آقا کریم کی حرمت کے لیے جان دینے قربان ہوتا ہے. داؤد جی یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ دشمن نہ اس کو جب کوئی بس نہ چلتا تو وہ ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں نہ ہمارے زخم دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، وہ ہمارے اندر سے کچھ کالی بڑی ڈھونڈ لیتا ہے. کیا سیکیورٹی اور جو دہشت گردی ہے اور جو ملک میں جان کے ایسے عناصر جو ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کمی کے کچھ آگے امکانات نظر آتے ہیں؟ بالکل جناب. ہزاروں خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اقبال نے کہا تھا. اور جتنے بھی آپ ہمیں ٹارچر کریں سیکورٹی کے لحاظ سے ہوگا، بالکل ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم ہر میدان میں لڑنے والے ہیں. تو سیکورٹی کے معاملات پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں آج بڑا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے، اور سیکورٹی ہماری کس حوالے سے ہے تو 3 کارڈ سیکورٹی کے حوالے سے میں یہاں پہ رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے. تو سیکورٹی کے لحاظ سے یہاں پہ بہت زبردست قسم کے اقدامات ہو چکے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے جو بہادر سپوت ہیں وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جناب وہ اس کے اوپر دن رات اپنے جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور سن کا کارڈ ایک نئی شروعات ہے، آپ کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں. خواتین حضرات، بالکل ابھی یہ گفتگو جاری ہے ساری ہے، وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، واپس آتے بریک کے بعد.